दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं अलौकिक का एपिसोड 5, रहस्य का शेष भाग। जो हादसा या कह लीजिए कि जो कुछ निहारिका के साथ घटा, उसने जैफ को बुरी तरीके से अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन वो जानता था कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी वाइफ को पहले वहाँ उस घर से कहीं दूर ले जाएगा। उसने निहारिका को जल्द ही एक नन हाउस में लेके आया। वहाँ पर नन्स का एक अपना घर था। उन्होंने वहाँ एक प्रीस्ट से बात की और उन्हें सारी कहानी बता दी, जो कुछ निहारिका के साथ घटा था। निहारिका को उन लोगों ने अपने यहाँ शरण दे दी और जैफ को भी वहीं रहने कहा। प्रीस्ट ने जैफ से पूरी बात सुनी कि ये हादसे कब से घटने शुरू हुए थे। उसके बाद उसने जैफ को फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से समझाया कि उसे आगे क्या करना था। जैफ को प्रीस्ट ने समझाया कि उनके घर में कोई बहुत ही भारी चीज़, कोई इविल स्पिरिट ही उनके ज़िंदगी को बर्बाद करने की जिम्मेदार थी। वो उस घर में अपना बासा बसा चुकी थी और यही वजह थी कि उनके घर में एक के बाद एक हादसे घट रहे थे। जैफ ने बताया कि जहाँ उसकी वाइफ और उसकी बेटी के साथ जो कुछ बुरा हादसा घटा, वहीं दूसरी तरफ उसकी लाइफ में उन्नति ही उन्नति हो रही थी। उसे अब ये सब नहीं चाहिए था, ना ये पैसा, ना ये शोहरत। वो बस चाहता था कि वो अपनी वाइफ को वापस उस सदमे से बाहर निकाले जिस सदमे में उसे उस चीज़ ने पहुंचाया था। प्रीस्ट ने निहारिका को जाकर एग्ज़ामिन किया। उनके साथ उनकी नन्स भी थी। नन ने जब प्रीस्ट को बताया कि निहारिका के साथ बलात्कार हुआ है, तो ये बात सुनकर प्रीस्ट ने फ़ौरन उन तमाम ज़ख्मों को देखने का फ़ैसला किया। उन्होंने उसके हाथ, कलाई, जिस्म के जो हिस्सों पर उन्हें ज़ख्म दिखा, उन्होंने देखा। और ज़ख्म देखने की उन्होंने हिम्मत नहीं की और ना उन्होंने देखना गवारा किया। उन्होंने आके जैफ को समझाया और कहा कि ये इविल स्पिरिट का काम है, किसी इंसान का नहीं। इसलिए जैफ ये ना समझे कि उसकी वाइफ का बलात्कार किसी इंसान ने किया था या फिर उसने जानबूझकर अपने ऊपर कोई मेंटली दबाव में आकर ऐसी हरकतें की। जैफ अब बिल्कुल भी बेसहारा महसूस खुद को कर रहा था। उसने प्रीस्ट से कहा कि वो ही अब इस बात का कोई इलाज ढूंढे। प्रीस्ट ने जैफ को समझाया और उसे होली वाटर देते हुए कहा, इसे पी लो। तुम में और तुम्हारी वाइफ को जो कोई भी इविल स्पिरिट तुम्हारे आसपास होगी, वो तुम तक नहीं पहुंचेगी। मैं खुद उस घर का परीक्षण करना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना होगा। इस पर जैफ ने कहा कि वो राज़ी था। उस रात वो लोग जैफ के घर पहुँचे, जो कि अब वीरानों में तब्दील था। प्रीस्ट ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। खिड़कियाँ, दरवाजे लगे हुए थे। चारों तरफ सुनसानियत छाई थी। प्रीस्ट ने होली वाटर चारों तरफ छिड़का और फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बजाय उस कमरे की तरफ देखा जिस कमरे में निहारिका ने उस बोतल को रखा था। वही कमरा, वही स्टोर रूम। प्रीस्ट ने बिना जैफ की तरफ निगाह दौड़ाए उस रास्ते की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वो दरवाजे के पास आया और उसने दरवाजे को धीरे से खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसने पाया कि उस कमरे में एक अजीब सी वाइब्स थे। वो कुछ महसूस कर रहा था। उसने अपने पीछे खड़े जैफ की तरफ देखकर कहा कि इस घर में कोई इधर की खुशबू जैसी क्यों लग रही है। जैफ ने ऐसे में कहा कि वो नहीं जानता था। ये घर तो करीबन 2 दिन से, जब से जैफ निहारिका को उस हादसे के बाद से उस शाम लेके निकला था, तब से बंद पड़ा था।
लेकिन प्रिस्ट ने कहा कि वो खुशबू एकदम तरोताज़ा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे घर में घूम रही हो। शाम अंधेरे में तब्दील होने लगा। जेफ की धड़कन तेज़ होने लगी। वो उस घर में एक सेकंड भी रहना गवारा नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद वो दोनों उस रूम से बाहर निकले। प्रिस्ट ने चारों तरफ कमरे का चक्कर लगाया। वो फिर उस कमरे में आया जो कमरा क्लैरा का था, उनकी मरी हुई बेटी का। उस कमरे में बेड के ऊपर ही उसके खिलौने पड़े हुए थे जो एक तरफ सजे थे। जेफ की जैसे आंख भर आई। उस कमरे में उसने कभी दोबारा आने की हिम्मत नहीं की थी। निहारिका ही उस कमरे की साफ सफाई करती थी। वो अपनी बेटी से बहुत क्लोज थी। प्रीस ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ जाप करने लगा। पढ़ते पढ़ते ना जाने कब उसकी आंखें भारी हुई और उसने जेफ की तरफ देखा। जेफ ने पाया कि उनकी आंखें एकदम गंभीर थी। प्रीस ने बिना कोई वक्त गवाए उसका कंधा पकड़ा और वो दोनों लिविंग हॉल में आए। प्रीस ने उसे बताया कि इस घर में बहुत ही बुरी चीज़ है और वो ऐसी चीज़ है जो ना ही सिर्फ स्टोर रूम में बल्कि उस क्लैरा के रूम में भी मौजूद है। वो हमें देख सकती है लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं सिर्फ। जेफ ने कहा कि ये वही है जिसने उसकी निहारिका के साथ गलत किया। प्रिस्ट ने कहा कि यस माय चाइल्ड, सिर्फ तुम्हारी निहारिका के साथ नहीं, तुम्हारी बेटी के साथ भी। उसने तुम्हारी बेटी को जान से मारा क्योंकि उसे उसकी जान चाहिए थी। तुमने मुझे पहले ही बताया कि निहारिका ने उस बोतल को खरीदते वक्त उस दुकानदार से पूछा था और उस दुकानदार ने बताया भी था कि जो शोहरत और दौलत वो देती है उसके बदले वो एक जान लेती है और वो जान उसने तुम्हारी बेटी की कीमत से अदा की। जेफ को जैसे गुस्सा सातवें आसमान पे दौड़ पड़ा। वो चिल्लाने लगा, पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि वो जो कुछ भी था वो उसके सामने आए। प्रिस्ट उसे समझाने लगा कि ऐसी हरकतें ना करे, लेकिन जेफ अपना आपा खो चुका था। उसने पास पड़ी वेस को उठा के फेंक दी, पास पड़े कांच के गिलास को इधर उधर फेंका। वो गुस्से में एकदम पागल हो रहा था। वो दीवारों पे मुक्के मार रहा था और ठीक तभी वो हुआ। पूरे घर की लाइट्स बुझने लगी, जलने लगी, बुझने लगी, चलने लगी और ठीक तभी प्रिस्ट और जेफ के सामने वो हौलनाक नज़ारा आया, जिस नज़ारे को उसने कभी भी अपने जहन में नहीं लाया था। एक अजीब सी हंसी। उस हंसी को सुनकर जैसे जेफ और प्रीस्ट अपने अपने कानों को बंद करके एक तरफ खड़े हो। जेफ का सारा गुस्सा एक पल के लिए गायब हो गया। वो दहशत से प्रीस्ट की तरफ देख रहा और प्रीस्ट ने उसे भी शांत रहने कहा। उसने अपने कलाई से उस प्रीस्ट के क्रॉस को निकाला और बाइबल पढ़ने लगा। वो उसे बार बार चेतावनी दे रहा था। In the name of Jesus, I want you to get out of this house. In the name of Jesus, I want you to get rid of your soul and burn in the ashes of hellfire. वो कहता गया, लेकिन वो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। प्रीस्ट ने फौरन जेफ से कहा कि वो पीछे हट जाओ और उसी पल एक हवा का तेज झोंका प्रीस्ट को लगा और जेफ के नज़रों में जेफ ने पाया कि वो देखते ही देखते हवा में उठा और सीधा ज़मीन पे आ पटका। तभी जेफ ने फौरन प्रीस्ट को संभाला और वो वहाँ से भागने की कगार में पहुँचे। प्रीस्ट को जैसे तैसे वो दरवाजे से बाहर निकाल पाया, लेकिन तब तक खिड़कियाँ और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे थे। जैसे तैसे वो लोग घर से बाहर निकले। जेफ ने प्रीस्ट को गाड़ी में बिठाया और खुद गाड़ी में आ बैठा। उसने गाड़ी को बैक की तरफ किया
और वहाँ से जितना जल्दी हो सका फ़ौरन फरार हुआ। वापस आने के बाद निहारिका की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। नन ने बताया कि उसने आंखें उलट ली थी और वो मारे चीख और दहशत के दहाड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई स्पिरिट सवार हो। यहाँ जैक की और ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही थी। प्रिस्ट ने उसके माथे पर क्रॉस रखा तो उसके शरीर ने एक अजीब सी वाइब्रेशन होने लगी उसकी पूरी बॉडी में, और वो मुंह से उसका बॉडी वाइब्रेट कर रहा था। जैसे लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी ऐसे कांप रही थी जैसे उसके शरीर में कोई हरकत हो रही हो। जैक ने मारे घबराहट में प्रिस्ट से कहा कि उसे क्या हो रहा था। तो प्रिस्ट ने बताया कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से उस चीज़ के काबू में थी। कुछ देर बाद निहारिका स्थिर होकर लेट गई। उसकी आंखें वैसी ही बंद थी, लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे से पड़ चुके थे। जब प्रिस्ट कमरे से बाहर निकला तो जैक बहुत ज़्यादा चिंता में वहाँ बैठा हुआ था कुर्सी पर। उसने जैक के कंधे पे हाथ रख कर कहा कि उस चीज़ ने निहारिका के साथ एक बार फिर ज़्यादती की है। उसे सुनकर जैक जैसे अपने आप को उस घड़ी के लिए कोसने लगा जब उसने अपनी वाइफ को उस बोतल को घर लाने के लिए मनाया था। वो नहीं चाहता था कि वो बोतल वो घर लाए। उसने मना भी किया था। वो क्या करे, अब उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बेटी खो चुकी थी, निहारिका के साथ इतना बड़ा हादसा रोज़ घट रहा था, और वहाँ उसके घर पर वो चीज़ सवार थी। प्रिस्ट ने उसे समझाते हुए कहा कि इसका एक उपाय है। प्रिस्ट ने बताया कि उनके एक संगठन है जो जल्द ही अमेरिका आने वाली है। वो उन ग्रुप्स को अपने साथ उस घर की तरफ लेके जाएगी। ऐसे करते हुए कुछ महीने गुजर गए। निहारिका नॉर्मल तो हो गई, लेकिन उन सदमों से वो उभर ना सकी जो उसके साथ होता था। प्रिस्ट उनके पास बैठकर उनकी देखभाल करने के लिए नन्स को लगा रखे थे। जब निहारिका बिल्कुल नॉर्मल हो गई तो उन्होंने उससे पूछा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, जिस पर निहारिका ने बताया कि उसने उस चीज़ को देख लिया था जो चीज़ उनके घर में मौजूद थी। वो चीज़ उनके साथ उस जगह पर भी आई थी जहाँ पर वो रह रहे थे, शेल्टर हाउस में भी। प्रिस्ट ने कहा कि अब उन्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वो उन्हें चर्च में शिफ्ट कर देंगे, और जब तक उनका मसला हल नहीं हो जाता वो उन्हें वहीं रखेंगे, और भी अच्छे नन्स के पास, जो उन्हें हर वक्त पढ़कर फूंकती रहेंगी, उनकी देखभाल होगी, और वो स्पिरिट उनके शरीर पर कभी भी सवार नहीं हो पाएगी। निहारिका ने बताया, जो बयान उसने दिया, कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक अजीब सी शक्ल वाला एक डीमन जैसा कोई जिन है जो बहुत ही भयंकर है। उसने ही निहारिका के साथ उस शाम बलात्कार किया था, और सिर्फ उस दिन नहीं, वो हर रोज़ रात उसके सपने में आता है और उसे उसी तरह से तकलीफ़ पहुंचाता है। वो चाहता है कि वो वापस उस घर में आ जाए जिस घर को छोड़कर जैफ उसे लेके आया है, और जब तक वो उसे उस घर में नहीं लाएगा तब तक वो यूं ही उसके साथ जुल्म करता रहेगा। प्रिस्ट ने बड़े गौर से गंभीरता से इस बात को सुना, और उन्होंने जैफ की तरफ देखा। उन्होंने जैफ से कहा कि अब वो वक्त आ चुका है जब हम उस चीज़ को पूरी तरीके से अपने वश में करें। लेकिन वश में करने से पहले ही एक और हादसा घट गया दोस्तों। उस रात चर्च में शिफ्ट होने के बावजूद निहारिका के साथ
एक बहुत ही हौलनाक हादसा घटने वाला था। तूफान तेज थे, हवाएं तेज चल रही थी। अचानक निहारिका ने सुना जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। निहारिका एकदम से उठ बैठी। उसकी नंस वहाँ मौजूद नहीं थी, वो लोग दूसरे कमरे में थे। उसने आवाज़ दी, कौन है? इस पर उसे वही हंसी सुनाई दी जो हंसी उस दिन, उस रात उसने सुनी थी। वही हंसी जो जैब और क्रिस्ट ने सुनी थी। ठीक वही सामने का वो हौलनाक नज़ारा, वही चीज़ उसके सामने खड़ी थी। छोड़ दो मुझे, निहारिका ने चिल्लाया। सिस्टर्स, उसने चिल्लाया। उसने नन को, प्रीस्ट, फादर को, सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों उन तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। काश उसकी आवाज़ उन तक उस रात पहुंच जाती, लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ाता वो चीज़ उसके नज़दीक आता गया और वो आवाज़, वो हंसी की आवाज़ और भी उसके नज़दीक आने लगी। नहीं, छोड़ दो, वो फिर बोली, लेकिन जिन्नात ने उसे बख्शा नहीं। इस बार उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ना मानने की वजह से, उसकी शर्तों को ना मानने की वजह से जिन्नात बहुत गुस्से में था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम लोग मुझे अपने से दूर करोगे, जिसकी तुम लोगों ने ही मुझे अपने घर इनवाइट किया था। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। और इतना कहते ही उसके भारी हाथ निहारिका की छातियों की तरफ बढ़े और ठीक तभी निहारिका की बहुत खौफनाक चीख पूरे चर्च में गूंज उठी। जब जैफ और प्रीस्ट वहां पहुंचे तो जैसे उन्हें लकवा मार गया हो कि सामने निहारिका मरी पड़ी थी। उस बात को जैफ बर्दाश्त न कर सका और वो वहीं गिर के रोने लगा। प्रीस्ट ने उसे बहुत मुश्किल से संभाला। नन ने निहारिका की नंगी बॉडी पर उस चादर को लपेट दिया जिस पर खून लगने लगा। वो एक पुलिस केस था, बहुत छानबीन हुई, लेकिन नतीजा वही सफ़र। प्रीस्ट और नन्स पुलिस के इंटरोगेशन का हिस्सा बन गए। जैफ की हालत देखते हुए पुलिस ने यही अंदाज़ा निकाला कि वो एक पागल था और उनकी वाइफ भी, जिसने खुद को सेल्फ हार्म करने के लिए ही ऐसा कुछ किया था। कोई भी ये नतीजा नहीं निकाल सका कि निहारिका की मर्डर किसी इविल स्पिरिट, एक डेमोनिक जिन ने की थी, उस जिन्नात ने जिसे वो खरीद कर खुद अपने घर लाई थी। जैक को तो उसी वक्त मेंटल असाइलम भेज दिया गया, लेकिन प्रीस्ट ने ठान लिया कि अब वो और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ग्रुप आ चुका था। उन्होंने हेड प्रीस्ट को सारी बातें, सारी कहानी दोहराई जो कुछ क्लार, निहारिका और जैफ की फैमिली के साथ घटा था। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने यही नतीजा निकाला कि वो एक जिन था और उस जिन को काबू करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ये काम उन्हीं से सलाह मशवरा के थ्रू की जा सकती है जिस कौम से इस जिन्नात का ताल्लुक़ था। अमेरिका में एक और कमेटी थी, इस्लामिक कमेटी। वहाँ पर एक बहुत पहुँचे हुए मौलवी साहब से इन प्रीस्ट ने बात की और उन्होंने सारे किस्से समझाए, जिस पर मौलवी साहब ने बताया कि उनके पास इस बात का एक तोड़ है, लेकिन वो ख़तरनाक है। और वो तोड़ ये था कि वो उस घर में जाकर
उस जिन को दोबारा से उस बोतल में कैद करे, और एक यही रास्ता था उसे ख़त्म करने का। प्रेस्ट, उसकी पूरी कौम, या कह लीजिए कि पूरे ग्रुप, इधर मौलवी साहब, हर कोई उस घर पे पहुंचा। उन्होंने अपनी अपनी तैयारी करनी शुरू की। शाम ढली और फिर वहाँ अमल बैठाया गया, जिन्नात को बुलाने का अमल। हवाएं तेज चल रही थी। वो जानते थे कि अब वो चीज़ किसी को बख्शने वाली नहीं थी। जैफ की वाइफ और जैफ की बेटी को तो उसने खा ही लिया था। अब जैफ के बाद वो किसी को भी नहीं बख्शने वाले थे। ठीक तभी मौलवी साहब ने देखा कि वो चीज़ उनके सामने आ उतरी। मौलवी साहब ने उससे पूछा कि वो क्या था, तो उस पर उसने फिर वही हंसी शुरू की। वो हंसता गया। इस पर उसने प्रीस्ट की तरफ देखा और फौरन उन्हें अमल करने का। अमल करते हुए उन्होंने अपनी जेब से उस बोतल को निकाल फेंका, जो बोतल एक शीशे की लंबी सी थी, हरे रंग की। उन्होंने दुआ पढ़ना शुरू किया यहाँ, और उस तरफ प्रीस्ट लोग उसे अमाल में अपने काबू करने लगे। देखते ही देखते जैसे पूरे घर में धुआं होने लगा। कुछ लोगों ने वहाँ पे धुनी तेज करनी शुरू कर दी। पूरे घर में धुआं फैलने लगा। खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए गए थे। अब उस चीज़ का कहीं भी जाना नामुमकिन था। वो एकदम तड़पने सा लगा। अब उसे एहसास हुआ कि उससे भी ताकतवर कोई था। उसने उन लोगों को धमकाना शुरू किया, चीज़ों को इधर उधर उठा के पटकना शुरू कर दिया। कभी लैम्प, कभी वेस्ट, कभी कोई सामान। पूरे घर में जैसे तूफान चल रहा था। हवाएं तेज हो गई थी, खिड़की के शीशे टूट गए, और देखते ही देखते कई प्रीस्ट अपनी जगह से दूसरी तरफ जाग गिरे। ये सब नज़ारा देखते हुए कई लोग तो डर गए, लेकिन उस ग्रुप ने बिल्कुल भी डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। वो सब अपने कामों में बिल्कुल प्रोफेशनल जैसे थे। मौलवी साहब अपने अमाल करते रहे, और उधर वो क्रिश्चियंस अपनी अमाल को और भी ज़्यादा उसे काबू करने की कोशिश में थे। आखिर में कहीं जाकर वो चीज़ एक दायरे में आग खड़ी हुई। उसके चारों तरफ मोमबत्तियाँ थी। वो जैसे घबरा रहा था, और ठीक तभी मौलवी साहब ने उसकी तरफ देखते हुए कर्जा, तूने बहुत लोगों का घर बर्बाद किया है, उनको उनके घर से निकाला है, उनकी ज़िंदगियाँ हराम की, क्यों किया तूने ऐसा? जिस पर उसका एक ही जवाब था कि उसे नफ़रत थी इंसानी कौम से। मौलवी साहब ने बिना कुछ कहे अपनी तस्बीह को गिनना शुरू किया, और उस बोतल को उस घेरे के अंदर रख दिया। उसके बाद जैसे उन प्रीस्ट ने अपनी नज़रों से देखा, वो चीज़ अपने आप तड़पने लगी। धुनी तेज़ हो गई, और जैसे जैसे धुनी तेज़ होती गई वो और तड़पने लगा, और एक झटके में एक हौलनाक अजीब सी आवाज़ जिन्नात के गले से निकली, और उसके ठीक कुछ वक्त में ही वो अपने आप उस बोतल में घुसते चला गया, एक धुआं सा बनकर। उसका वजूद जैसे उस बोतल के अंदर कैद हुए जा रहा था, और जैसे ही उसका पूरा अर्क उस बोतल के अंदर धुआं की तरह तब्दील होता गया, वैसे ही आखिरी धुएं के अंदर दाखिल होते ही मौलवी साहब ने फ़ौरन प्रीस्ट से उस कॉर्क को लेते हुए उसकी मुहर बंद कर दिया। उसके मुआने पर लगाते ही उसे फट से एक
जंजीर जैसी छोटी सी चीज़ से बांध दिया और उसको पढ़ता गया। वो पढ़ते गए। उसके बाद जाकर वो बोतल अपने आप कांपती हुई ठहर सी गई। मैं इतने देर से जैफ की कहानी सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो कहानी मुझे बताई उसमें कितनी सच्चाई थी। मैंने जैफ से कहा कि मैं तैयार था। इस कहानी में वाकई बहुत रोमांच था। मैं जानता था कि ये एक सच्ची घटना थी। जैफ के साथ बहुत कुछ बुरा घटा था। उसकी फैमिली उससे बिछड़ गई थी। मुझे अफसोस भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उस कहानी को लिखने के लिए मेरे अंदर की प्रेरणा और ज़्यादा जाग गई और मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उस पर उसी नाम की स्टोरी लिखूंगा जिसका नाम होगा रहस्य। जैफ ने दोबारा से एक नई बोतल अपने जाम में डाली और फिर उसका पूरा एक बड़ा हलक तक सिप लेते हुए मेरी तरफ देखा। अब तो तुम्हें यकीन है ना कि मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने कुछ रुपया मेरे हाथों में दिया। फिर वो बोतल भी मुझे दिखाई। ये वही बोतल है जिस बोतल में वो चीज़ कैद है और तुम्हें पता है तुम इसका क्या करना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे कई रुपए दिए और कहा कि ये रुपया मैं अपने पास रखूँ। मैंने मना किया कि मैं वो रुपया नहीं रखना चाहता, लेकिन उन्होंने वो पैसे मुझे वापस इसलिए दिए ताकि मैं अपनी ट्रेन मिस करके दूसरी रास्ते से मोकामा घाट जाऊं और वहां उस गहरे नदी में उस बोतल को फेंक दूं। उसके बाद मैं फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली जा सकता हूं। इससे मेरी वक्त को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा वक्त ज़ाया भी नहीं होगा। मैंने कहा कि अगर ये एक पुण्य का काम है, अगर ये सौभाग्य प्राप्त है तो मैं ये करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी कोई भी एक रुपया लेने की ज़रूरत नहीं। जो कहानी आपने बताया वो मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। मैं आपके लिए एक काम करने को तैयार हूँ। इतना कहकर मैंने वो बोतल उनसे ले ली। वाकई वो बोतल बहुत ज़्यादा डरावनी सी मुझे उस वक्त लग रही थी। जैफ ने जाते जाते मुझे एक बात तो कहा कि मैं कभी भी उस बोतल को खोलने की कोशिश ना करूं, क्योंकि वो बोतल एक बार अगर खुल गई या किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत ही भारी मुसीबत होने की थी। मैंने उनकी बात मानी और फ़ौरन उस बोतल को अपने बैग में डाल लिया। मैं हाथीदा जंक्शन पे उतर गया, जबकि मेरा सफ़र तो दिल्ली तक था। मैंने जैफ से वादा किया कि मैं उस बोतल को ठिकाने लगा के रहूँगा। लगभग 6 घंटे की ट्रैवल के बाद मैं मोकामा नदी पहुँच गया और वहाँ पर मैंने उस जगह का मुआयना किया जहाँ मुझे जाना था। मैं एक बोट पर सवार था। बोट वाले ने बोट को करीबन बहुत गहरी नदी के पास ला खड़ा किया। मैंने उसे उसके लिए उजरत की कीमत भी दी थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्या करने वाला था, जिस पर मैंने उसे कहा कि वो अपने काम से काम रखे, ताकि उसे शक भी ना हो और मैं अपना काम भी कर पाऊँ। इसके बदले मैंने उसे एक शराब की बोतल भी दी थी। वो वहीं उसे पीने लगा और उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाकर मैंने वो बोतल उस गहरी नदी में फेंक दी। पानी में गिरते ही वो गड़गड़ा के गहराई के अंदर जाने लगा। उसके डूबते ही जैसे मेरे अंदर का बोझ हल्का हुआ, एक खौफ जैसे मेरे पूरे जिस्म से अलग हो गया। मैंने बोट की तरफ देखा और अपने बोट वाले को कहा कि चलो हम वापस किनारे की तरफ जाने लगे। लेकिन सच कहता हूँ, उस दिन के बाद से जैफ से कभी मुलाकात तो नहीं हुई। मैं वापस जब दिल्ली शहर पहुँचा तो मैंने उसे मेल भी करना चाहा था, लेकिन ना मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उसकी कोई आईडी मिली।
ऐसा लगता था कि वाकई जो उसने कहा वो सच था। और कैसा मैं, जो मंत्रमुग्ध होकर दिल्ली जाने के सफ़र को छोड़ एक अनजान रास्ते की तरफ निकल गया। मोकामा घाट पहुंचा, उसकी कहानी सुनी, उसका दिया हुआ बोतल को वहाँ फेंका। अगर गलती से भी वो बोतल टूट जाती तो? तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस बोतल को मैं पैक कर आया था, वो बोतल तो मेरे बैग में ही पड़ा मौजूद था।